तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों रात के लगभग 7:30 बजने को आए थे और उस समय मैं ललित नगर रेलवे स्टेशन उतर गया था। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और ऊपर से ठंड का माहौल होने की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर उतरा था जहां पर मुझे दूर दूर तक लोगों की चहलकदमी का एहसास ही नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये इलाका काफ़ी सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा था। एक बार के लिए तो मेरा दिमाग ही घूम गया था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह से रेलवे स्टेशन को खाली पड़ा नहीं देखा था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे रेलवे स्टेशन के ऊपर पड़ी बेंच की तरफ जाने लगा, क्योंकि मैं जिस स्टेशन पर उतरा था उसी स्टेशन से मुझे एक दूसरी ट्रेन पकड़कर गंगानगर के लिए निकलना था और वहां से मुझे रवाना होते हुए केदारनाथ धाम के लिए निकलना था। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि एक तो मेरे पास ठंड का सामना करने के लिए क्वालिटी के कपड़े मौजूद नहीं थे और उसके ऊपर से इस तेज तर्रार ठंड का सामना करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं गंगानगर से कुछ कपड़ों का इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन मेरे पास सीमित रुपए थे तो मुझे उन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करना था। तभी मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ और ट्रेन के आने में भी अभी वक्त बचा हुआ है, तो ललित नगर रेलवे स्टेशन से बाहर जाकर किसी दुकान को ढूंढ लेता हूँ। और अगर मुझे कोई कपड़ों की दुकान मिल भी गई तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता था। उसके बाद मैं जैसे ललित नगर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही दिखाई दे रहा था। ये स्टेशन एक ऐसी जगह पर बना हुआ था जिसके दोनों छोर पर एक सुनसान जगह पड़ती थी। उस सुनसान और वीरान जगह के आजू बाजू में काफ़ी खेत दिखाई दे रहे थे और उनके अंदर भी कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन वहीं से एक रास्ता निकलता था और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था ललितपुर शहर 2 किलोमीटर, यानी कि मुझे 2 किलोमीटर तक पैदल चलना था। लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि वहाँ के लोग शहर से पैदल ही इस स्टेशन तक पहुँचते थे, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे किसी भी ऑटो रिक्शा या फिर गाड़ी का इंतज़ाम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ तो सिर्फ पैदल आदमी ही आ सकता था, क्योंकि वो पगडंडी इस तरह की बनी हुई थी जैसे वहाँ कोई गाड़ी या फिर बाइक नहीं आती हो। ये इलाका शहर से थोड़ा दूर बना हुआ था। एक बार तो मैं अपना सिर खुजाने लगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने समय देखा तो मैंने पाया कि अभी तो 8 बज रहे थे और मेरी ट्रेन यहाँ पर 11 बजे पहुँचने वाली थी। इसलिए मैंने सोचा कि 2 किलोमीटर के सफ़र को तो चुटकियों में काट सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं तुरंत इस शहर के लिए निकलता हूँ। फिर उसके बाद मैं पैदल पैदल आगे जाने लगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं रैपिडो को यहाँ पर बुला सकता हूँ और ये मुझे अपनी बाइक से शहर तक छोड़ ही देगा। और वैसे भी ललित नगर जैसे बड़े शहर में किसी रैपिडो का मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मैं अपने फ़ोन को निकालकर रैपिडो की तलाश में जुट गया। थोड़ी देर तक तो मैं कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे रैपिडो को बुक करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। मुझे लगा कि अब मैं बहुत ही आसानी से कपड़े खरीद कर ले आऊँगा। इसलिए मैं खुशी खुशी रैपिडो वाली बाइक के आने का इंतज़ार करने लगा। उसके जस्ट 3 या 4 मिनट के बाद ही एक बाइक आकर खड़ी हो गई। मैं समझ गया था कि यही वो रैपिडो वाला है। और उसके बाद जैसे वो मेरे पास पहुंचा तो पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। और उसकी बाइक पर भी मुझे मेरे रैपिडो जैसी कंपनी का कोई लोगो दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसे देखकर थोड़ा सा तो अजीब लगा। लेकिन उसके बाद मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके पास जाकर मैंने उससे पूछा, अरे भाई साहब, आप ही मुझे ड्रॉप करने वाले हो क्या? तो उसने मुझे हाँ में जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी बाइक पर सवार हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार ही ऑनलाइन बाइक का ऑर्डर किया था तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उसके बाद उसने बाइक स्टार्ट कर ली और हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। जैसे ही बाइक थोड़ी दूरी को क्रॉस करने के बाद आगे आई तो मैंने उस आदमी से पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? पहले तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि शायद उसे सुनाई नहीं दिया होगा, इसलिए मैंने दोबारा से उसके सामने उसी सवाल को दोहराते हुए कहा, अरे भाई साहब, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ। इस बार जैसे उस आदमी ने मेरी बात सुनी
तो उसने पीछे की तरफ अपनी गर्दन घुमाते कहा, मेरा नाम कुबेर है और मैं कहाँ रहता हूँ वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पता नहीं क्यों लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी गंभीर लग रही थी और उसके बाद मैंने भी ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा और शायद वो भी मुझे अपनी बाइक के साइड मिरर में देख रहा था। इसी बीच एक कच्चा रास्ता आ गया और उस आदमी ने अपनी बाइक को पक्की सड़क की बजाय उस कच्चे रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। इतना कच्चा रास्ता होने के बावजूद भी वो अपने पैरों को नीचे नहीं टिका रहा था। सच में उसकी बाइक चलाने की टेक्निक मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ये कोई छोटा मोटा ड्राइवर तो नहीं हो सकता। जिस तरह से उसने बाइक ड्राइव की थी सच में वो काफ़ी तारीफ योग्य था। कुछ दूर आगे चलने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अपने सर में काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे नशे की दवाई दे दी हो। मैं चाहकर भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और मुझे बार बार नींद के झटके आने लगे थे। बार बार मैं अपने शरीर को संभालने की कोशिश तो करता लेकिन हर बार नाकाम हो जाता और तभी उस बाइक को एक तेज झटका लगा और झटका लगने की वजह से मैं तुरंत उस बाइक से लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते उस बाइक के एक तरफ का हैंडल मेरे पैर में घुस गया और उसके अंदर लगी हुई महीन और छोटी छोटी कीलें मेरे पैर में धंस गईं और मेरे पैर से खून निकलने लगा। खून निकलने की वजह से अब मुझे काफ़ी तेज दर्द हो रहा था और अब मेरा जो नशा था वो भी उतर चुका था। फिर उसके बाद मैंने अपनी आंख खोलकर अपने आजू बाजू में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता था। मैंने देखा कि उस रास्ते पर मुझे उस बाइक का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था और ये दृश्य मेरे आंखों के सामने घूमने लगा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी और फिर अचानक ही मेरे फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा। जैसे मैंने अपने मोबाइल को निकाल कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया तो फ़ोन के उठाते ही मुझे अपने सामने की तरफ से आवाज़ आई, अरे भाई साहब आप अभी तक स्टेशन से बाहर नहीं आए। फिर जैसे मैंने ये सब सुना तो मेरे शरीर में कपकपी छूट गई क्योंकि मैं समझ गया था कि उस दुनिया में भूत प्रेत नाम की भी एक चीज़ होती थी जिस पर मैं आज तक विश्वास नहीं करता था। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताने की कोशिश की लेकिन मैं उसको आधी बात ही बता पाया। लेकिन वो मेरी हालत और मेरी बात को सुनकर पूरी तरह से समझ गया था कि मैं किसी खतरे में हूँ और इससे पहले कि मैं उस आदमी को कुछ और बोल पाता ना जाने कैसे अचानक ही फ़ोन कट गया। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त फ़ोन क्यों कटा था लेकिन मैं और भी काफ़ी सारी बातें उस आदमी को बताना चाहता था। मैं असमर्थ रहा। फिर उसके बाद वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आने लगी और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। लेकिन मेरे आजू बाजू में जब मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से मेरे पाँव से अब और भी ज़्यादा खून बहने लगा था जिस वजह से मेरी हालत भी ख़राब होने लगी थी। लेकिन फिर किसी तरह से मैं उठने की कोशिश करने लगा और जैसे मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं एक कब्रिस्तान में था। जैसे मैंने अपने आजू बाजू में लगी हुई कब्र को देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। ऐसा नहीं था कि मैं किसी कब्र से डरता था लेकिन उस कब्र के ऊपर खून के ताज़ा छींटे लगे हुए थे। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान नर्सिंग भी की थी और मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकता था कि ये खून के छींटे ताज़े थे और इसी वजह से मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मैंने उस कब्रिस्तान के मेन दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की लेकिन वहाँ तो कोई दरवाज़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा तक नहीं था कि केदारनाथ का सफ़र मेरे लिए कुछ इस तरह का बन जाएगा जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र होगा। पर किसी भी हालत में मुझे यहाँ से जिंदा तो बचकर निकलना था। हालांकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आज मैं सही सलामत यहाँ से निकल पाऊंगा। जब मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा तो मैं अपने मन ही मन भगवान को याद करने लगा। लेकिन इसी बीच उस कब्रिस्तान के अंदर से एक हलचल हुई। उस छोटी सी हलचल ने मुझे इतना बुरी तरह से डरा दिया था कि मेरा माथा पसीने से भीग गया था और साथ ही मैं अपने दिल की धड़कनों को भी आराम से सुन पा रहा था। मेरी दिल की धड़कनें कुछ इस तरह से तेज हो गई थी मानो वो मेरे कलेजे को चीरकर बाहर निकल जाएंगी। लेकिन अभी तक मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज़ किस तरह की थी। कुछ देर तक तो इधर उधर देखने के बाद मुझे उस आवाज़ का कोई भी स्रोत दिखाई नहीं दिया।
ऐसे में मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। फिर मन ही मन भगवान का नाम गुनगुनाते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश में जुट गया। कुछ देर तक तो मैं भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई भी दरवाज़ा नहीं दिखा। फिर उसके बाद एक रोशनी अचानक ही वहाँ पर पड़ी कब्र के ऊपर गिरने लगी, और जैसे मैंने उस रोशनी को देखा तो मेरी जान में जान आ गई। मुझे लगा कि शायद ये वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले फ़ोन किया था। मुझे नहीं मालूम कि वो बिना एड्रेस के यहाँ पर कैसे पहुँच गया, लेकिन रेलवे स्टेशन से ये जगह कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। मुझे भी अब चैन की सांसें मिलने लगी थी, और इसी बीच वो बाइक आकर मेरे पास खड़ी हो गई। जैसे मैंने उस आदमी को देखा तब मेरी सांस और भी ज़्यादा तेज तेज फूलने लगी थी। किसी तरह मैंने अपनी सांसों को काबू में किया, और उसके बाद उस आदमी ने कहा कि ये एक माया जाल है जो किसी को भी अपने बस में कर सकता है, इसलिए अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। तभी मैं उस आदमी के पास पहुँचा और मैं तुरंत ही बाइक पर बैठ गया, और उसके बाद वो मुझे वहाँ से लेकर ललित नगर के लिए निकल गया। सच में दोस्तों, आज का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र बना था। और उसके बाद जब मैंने उस आदमी से इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की तो उस आदमी ने बताया कि ये 3 महीने पहले की बात है। यहाँ पर एक रैपिडो बाइक वाला काम करता था, लेकिन एक दिन उसका पाला किसी बदमाश लड़के से पड़ गया, और उस बदमाश लड़के ने उसे पैसों के चक्कर में पहले तो काफ़ी भला बुरा सुनाया, और उसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगा। कहते हैं कि गलत जगह पर लगने की वजह से उसकी मौत हो गई, और फिर उसे उसी जगह पर दफना दिया गया था। उसके बाद से उस लड़के की आत्मा इस रेलवे स्टेशन पर भटकने लगी है और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, उस दिन के लिए मैं भगवान का शुक्र करता हूं कि मैं सही सलामत बच गया। शायद वो आदमी नहीं होता तो फिर मेरा भी बहुत ही बुरा हाल हो सकता था। दोस्तों, फिर मैं अपनी यात्रा के लिए निकल गया, लेकिन इस घटना को भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर